नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 मार्च 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी ईडियम फ्रेज या वर्ड पूछे गए सभी को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आपके आने वाले शिफ्ट में काम आएगी और हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है एक्स्ट्रा फैक्ट से, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न जो पूछा गया था, ये पूछा गया था मुगल किसके वंशज थे। देखिए मुगल किसके वंशज थे। ऑप्शन में आपका चंगेज खां है, चंगेज खां भी था, है ना। इसके अलावा जो तैमूर शासक होगा, एक ही ऑप्शन प्राप्त हुआ है चंगेज खां, चूंकि चंगेज खां जो है ये आपका मंगोल शासक थे, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा। तो इसके अलावा जो ऑप्शन होगा, है ना, तो ये तैमूर के वंशज थे। तो हो सकता है कि ऑप्शन में डायरेक्ट तैमूर दिया हो, ठीक है। इसके अलावा बाबर के पिता के नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, तो उमर शेख मिर्जा होता है, ठीक है। इसके अलावा चंगेज खां कहाँ के शासक थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मंगोलिया के शासक थे। कहाँ पे? मंगोल शासक थे। इसके अलावा बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना के पूर्व कहाँ के जो है मतलब किस राष्ट्र में जो है एज कोई भी पद पे थे या फिर पहले रहते थे, तो ये फरगना में रहते थे। कहाँ पे? फरगना, फरगना, ठीक है। इसके अलावा 1398 ईस्वी में तैमरलुंग ने भारत पर आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के काल में। तो उस समय शासक कौन थे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई दफ़ा। तो उस समय आप बताइएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंशीय शासक हैं। तो इसी के काल में जो है तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ का स्वाद चख लिया था। बाद में मुगल को भेज के जो है पूर्ण तरीके से हथिया ही लिया, ठीक है। तो समझ रहे हैं, है ना। तब तक ये तैमूरलंग जिंदा नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वंशज तो मुगल इनके ही थे। तो पहले आके यहाँ से चटनी चाट के गए, बाद में पूरा जो है यहाँ पे अपना समाज फैला दिया। कब फैलाया था? 1526 में ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और जो सल्तनतकालीन अंतिम शासक थे इनका नाम है इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई होती ना इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो इब्राहिम लोदी हार जाता है, सल्तनत काल समाप्त और मुगल काल स्टार्ट। और ये मुगल काल कब तक रहा था? तो आप कहेंगे 1857 तक रहा था, जब तक कि हमारा सिपाही विद्रोह नहीं होता है और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ के अंग्रेज बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, वहां ले गए थे, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था ए ब्लैक शिप। ए ब्लैक शिप आपका ईडियम है। ए ब्लैक शिप का मतलब होता है कुटिल आदमी, गंदी प्रवृत्ति की आदमी। आई होप मेरे हिसाब से आप लोग बताइएगा कि इसमें मिलता जुलता क्या ऑप्शन दिया गया था। कुटिल आदमी, दुष्ट आदमी कह सकते हैं, तो ये ब्लैक शिप होता है जो काम को बिगाड़े, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सत्येंद्र नाथ बोस जिसे गूगल ने सम्मानित किया था 2021 में, तो ये किस चीज से संबंधित है? तो ये आपका क्वांटम फिजिक्स पे काम किया था। आपका कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन्हीं के लिए जो है गूगल ने इसे जो है सम्मान दिया था। कब? 2021 में। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन था। साथ ही साथ अगला जो एक प्रश्न देखने को मिला, हाँ अच्छा, यहाँ पे फिजिक्स की बात आ गई है। तो अगर आपको फिजिक्स में पूछे, कभी भी पूछ दे कोई भी एग्जाम्स के अंदर कि फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जो है नोबेल, ये बहुत बड़ी बात होती है, नोबेल सबसे पहले किस भारतीय को मिला, तो आपका आंसर होगा सीवी रमन साहब को मिला था 1930 ईस्वी में, ठीक है, रमन प्रभाव के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को कितने रजत मिला था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मॉडरेट कहूँगा, है ना। तो 2012 में जो है भारत को मात्र 2 रजत मिले थे और 4 ब्रॉन्ज मिले थे, कुल 6 पदक मिले थे। 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज मिला था। स्वर्ण गोल्ड जो है यहाँ पे 0 मिला था, कोई भी गोल्ड यहाँ पे नहीं जीत पाया था भारत, ठीक है। तो लंदन ओलंपिक जो आपका ओलंपिक का जो है 30वां संस्करण था लंदन में, और जो अभी आपका जो लेटेस्ट ओलंपिक हुआ है इसमें भारत जो है 7 पदक प्राप्त किए हैं। और लंदन वाले में कितने पदक प्राप्त किए थे? 6 में कितने गोल्ड थे? एक भी नहीं, 4 ब्रॉन्ज और 2 रजत। तो यहाँ पे आपसे रजत पूछा गया था, यानी सिल्वर पूछा गया था, तो आप 2 बता देंगे, दिए होंगे इजी वे में। इसके अलावा जो शुरुआती संस्करण हुआ था उस लंदन ओलंपिक का, इसके ध्वजवाहक जो आपका फ्लैग थामे थे ये सुशील कुमार थे, और समापन समारोह वाले में ध्वजवाहक मैरी कॉम है। मैरी कॉम के बारे में आपसे पूछा जाता है ये कहाँ से बिलोंग करती है,
तो ये भी मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ये आपका जो है पेशेवर बॉक्सर है महिला में, ठीक है। और तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। निखत जरीन भी लेटेस्ट मैरी कॉम के जैसे इन्हीं के राह पे चल रही है, आगे चल के सेकेंड मैरी कॉम निखत जरीन भी बनेगी, ये भी महिला बॉक्सिंग से संबंधित है ना। और निखत जरीन के बारे में पूछा जाता है कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करती है, तो तेलंगाना से। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 2 रजत, 4 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड यानी स्वर्ण, तो 7 पदक प्राप्त किए थे। और गोल्ड कौन जीता था, तो ये तो फेमस हो गया, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। कल इन्हीं से पूछा गया था कि कितना मीटर जो है भाला फेंका है ना, तो ये फेंका था 87.58 मीटर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अच्छा थोड़ा सा और है यहाँ पे, ओलंपिक में पहली मेडल जीतने वाली महिला, ये काफ़ी बार जो है एग्जाम में देखा गया है, 2000 बार है ना। तो ये आपका कर्नो मलेश्वरी है, जो पहली बार महिला जो है कोई ओलंपिक में पदक जीती थी। हालांकि ये कांस्य पदक जीत पाई थी। और उस ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो ये सिडनी में हुआ था। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि CHSL में पूछा गया था कि किस ओलंपिक में कर्नो मलेश्वरी ने पदक जीती, तो सिडनी बताना था, ठीक है, सिडनी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसके अलावा 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाला अगर महिला आपसे पूछा जाए, 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला, तो PV सिंधु का नाम बताना है। इन्होंने 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीती है। इसके अलावा आर्टिकल 50 बताया था, पूछे जाएंगे तो पूछा गया यहाँ पर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, और ये क्यों जरूरी है ये भी मैं बताया था कि भाई सरकार भी आपका और ने जो न्यायपालिका है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, ये भी आपका, तो आप तो किसी की नहीं चलने दोगे है ना, जिसको चाहोगे उसको सजा दोगे, जिसको चाहोगे छोड़ दोगे। इसीलिए ये पृथकीकरण बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका अपने हिसाब से, कार्यपालिका अपने हिसाब से। तो ये जो आर्टिकल बताता है कि भाई आपका लोगों का शक्ति अलग अलग रहेगा, इंटरफेस मतलब इंटरफेयर नहीं करोगे एक दूसरे में, तो ये आर्टिकल 50 बताने का काम करता है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके अलावा आर्टिकल 51A में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है, जो आपका 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, और उस समय 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ये रूस के संविधान से लिया गया और इसे भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के थ्रू रखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में क्या है भैया, राष्ट्रपति का पद है। मैंने बता रखा है आपको 52 से लेकर 61 तक डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स है, जो आपको पकानी कोका दियो दसम, इसमें मैंने बैठाने को बोला हूँ। एक एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। जैसे मैं पकानी शुरुआती के 3 ले लूँ तो क्या होता है, प से पद होता है तो 52 हो जाएगा। का मतलब 52 के बाद 53 आएगा, 53 का मतलब कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा। 53 के बाद 54 आ जाएगा जी, 54 का मतलब नी होता है, मतलब निर्वाचन, इनके निर्वाचन से संबंधित है ना। तो इस प्रकार से पकानी कुका, पकानी कोका दुओ दसम, इसमें अगर आपको लास्ट का दसम बैठाना है तो लास्ट में हमने कहा 52 से 61, तो म का मतलब है 61 महाभियोग, स से मतलब है शपथ 60। तो इस प्रकार से आप राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल्स को 52 से 61 तक बैठा सकते हैं। इसके अलावा भी राष्ट्रपति से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे आपका 1, 2, 3 आ जाता है, ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 72 आ जाता है, राष्ट्रपति का क्षमादान है। 108 आ जाता है, ज्वाइंट सिटिंग जो राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। मैंने ये भी बताया है कि ज्वाइंट सिटिंग किस कंडीशन में नहीं बुलाए जाते हैं, आपको अगर याद हो तो धन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है इंडिया के अंदर। इसके अलावा ये जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे प्रेसिडेंट साहब, अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक की चर्चा आ गई है, तो धन विधेयक का आर्टिकल कितने में भाई, 110। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये भी जस्टिस कौन करता है, तो ये भी आपका स्पीकर ही करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकल जाता हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल 53 में मैंने अभी बताया पकानी कोका में आ जाता है 51 से जो है 52 से माफ कीजिएगा 61 तक में 53 भी आ जाता है। 53 का मतलब है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान केंद्र में होता है, और राज्य में कार्यपालिका का प्रधान जो है गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 44 जो है ये सिविल नागरिक संहिता से संबंधित है, यूनिफॉर्म वाला से। इसके अलावा जो 40 है ये ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 243 में ग्राम पंचायत के विस्तार से वर्णन किया गया है, और नगर निगम का कि भाई कितने वर्षों पे चुनाव होगी, चुनाव की मिनिमम एज क्या होगी, इसमें कौन कौन आ सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, चुनाव कौन करवाएगा, है ना। तो ये सब आर्टिकल 243 में विस्तार से वर्णन है। खाली 40 में सिंपल ये है कि ग्राम पंचायत की गठन,
है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्राम पंचायत जो है इसको और आप क्या कह सकते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बताइएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और ये कई बार जो है मैंने भी अटेंड किया है एग्जाम जब मैं देता था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे। और ग्राम पंचायत को आप स्टैंडर्ड हिंदी में जो है स्थानीय स्वशासन भी कहते हो, ठीक है, स्थानीय स्वशासन भी कहते हो। नाम से ये स्पष्ट है जी, स्थानीय स्वशासन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक पखवाड़ा लगाओ और जो है फैसला कर दो, इसे ग्राम पंचायत तो कहते हैं। इसकी शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैंने मिनिमम एज से काफी क्वेश्चन देखे गए इस एमटीएस में, आगे भी देखे जाएंगे। तो मैंने ग्राम पंचायत में मिनिमम एज 21 वर्ष बता रखा है, लोकसभा के अंदर मिनिमम एज 25 वर्ष है और राज्यसभा के अंदर मिनिमम एज 30 वर्ष का है। इसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो मिनिमम एज है दोस्तों ये 35 वर्ष की रखी गई है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे और है 39 का है, इसका मतलब होता है समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय। सेम जैसे कानूनी आपको जो है सहायता मिलेगी वो भी निःशुल्क मिलेगी। इसका प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 39 के ए में किए गए हैं। और जो भी आर्टिकल का मैं यहाँ पे व्याख्या कर रहा हूँ, आर्टिकल 52 के ऊपर का नहीं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में क्या है, ये नीति निदेशक तत्व है जो कहां से लिया गया है दी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया और इसे भाग 4 में रखा गया। मैंने कल आपको भाग 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी अच्छे से पढ़ा दिया था और आर्टिकल भी जो है आपको याद दिला दिया था, तो याद करेंगे आगे काम आपका हो जाता है। पीडीएफ भी दे दिया हूं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। काफी कॉमन सा प्रश्न है ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंशीय राजा कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ इसके ध्वस्त भी किए जाते हैं। हालांकि इसकी कहानी जो है थोड़ा रोचक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फिल्मी कहानी लगा था। मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि भाई इसको जो है ध्वस्त क्यों करवाया था इन्होंने, तो इसकी मैं किसी दिन और बाद में बता दूंगा, यहाँ पे टाइम किल हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने ध्वस्त जो करवाया था ये बख्तियार खिलजी करवाया था कि भाई ये एक बार बीमार पड़े थे, तो यहाँ जो पढ़ते थे ना नालंदा विश्वविद्यालय में, उस वैद्य को बुलाया गया और बोला कि मैं तुम्हारा कोई दवाई नहीं खाऊंगा फिर भी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो वैद्य जो किताब पढ़ने के लिए दिया उस किताब में कुछ डाल दिया था, ऐसा दंत कथा भी हो सकता है भाई, 100% नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता कि 100% यही था, तो उससे ही वो ठीक हो गए। उस किताब में कुछ ऐसा दवाई वगैरह कुछ रख दिए थे, है ना। तो ये जब जाना तो बख्तियार खिलजी को बहुत गुस्सा आ गया और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे, ठीक है। और एक किताब भी लिखे जिनका नाम है CUK। इस प्रकार की किताब लिखे कौन? हर्षवर्धन, माफ कीजिएगा हेनसांग। हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। देखिए 3-4 यात्री जो है इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो हेनसांग है, एक आपका फहियान है। फहियान जो है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। इसके अलावा एक आपका जो है इब्न बतूता पूछा जाता है। इब्न बतूता, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, है ना, सल्तनत काल में। और एक आपसे और पूछा जाता है इब्न बतूता। एक आपका जो है इसके बारे में पूछा जाता है जी मेगास्थनीज की, ये किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये चारों काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा इत्सिंग वगैरह भी है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बिहार में अभी नालंदा विश्वविद्यालय पूछा है, हो सकता है बिहार का एक और नक्काशी बढ़िया है, पत्थर की मस्जिद। पत्थर की मस्जिद किसने बनवाया है? तो बताइएगा, परवेज शाह बनाया है। कौन? परवेज शाह नामक जो है लोग मतलब आदमी जो है ये पत्थर की मस्जिद बनवाया है, ये पटना के अंदर है ना। इसके अलावा जो नालंदा के ध्वंस आप आजकल देख रहे हैं इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को आप समझ रहे हैं ना कहाँ है, ये आपका इनका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इनकी स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में हुआ था। यूनेस्को में अभी भारत के 40 धरोहर साइट शामिल है, जिसमें अंतिम जो है ये धौलावीरा था। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और ये प्रथम हड़प्पन साइट और अंतिम भारतीय साइट है जो यूनेस्को के अंदर शामिल है। ये 40वें क्रमांक का है। CHSL में इसके क्रमांक पूछे थे, है ना। तो एक भी बात जो है हवा में नहीं है, सब काम की बात होती है, ध्यान से सुनते रहिए, है ना। तो ये आपका यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2000 सालों में। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हमारा थॉमस कप किससे संबंधित है? देखिए मैंने थॉमस कप यह बताया था कि एक तो खाली महिला खेलती है, एक तो खाली पुरुष खेलती है। उसी प्रकार से मैंने इनसे नृत्य को भी रिलेट कर दिया था कि किस प्रकार के जो है यहीं पे याद दिलाया था। देखिए एक होता है आपका घूमर नृत्य, है ना, एक होता है आपका जी गिद्धा भांगड़ा, तो ये एक आपका होता है गिद्धा नृत्य, ठीक है। ये आपका जहाँ पे पंजाब का है, घूमर आपका राजस्थान का है। तो यहीं पे मैंने बताया था कि भाई ये खाली घूमर जो है महिला करता है, गिद्धा खाली महिला करता है। उसी प्रकार से बैडमिंटन का एक कप है उबेर कप, ये खाली महिला ही खेलती है, यानी महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। और थॉमस कप जो है
ये आपका पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन में थॉमस पूछा गया ना, तो महिला बैडमिंटन या पुरुष बैडमिंटन जरूर दिया होगा अगर ऑप्शन बढ़ाना होगा तो, है ना, या फिर खाली बैडमिंटन होगा तो खाली बैडमिंटन भी सही है। अगर महिला बैडमिंटन और पुरुष बैडमिंटन दोनों दिया है तो आपको फिर पुरुष बैडमिंटन को पिक करना होगा, है ना। इसी प्रकार से मैं एक नृत्य बताया था भांगड़ा, ये भी पंजाब के अंदर होता है, इसमें खाली पुरुष ही भाग लेते हैं, है ना। तो थॉमस भांगड़ा से मिलाया था और घूमर गिद्धा को मिलाया था कहाँ से, उबेर कप से, ठीक है। इसके अलावा जो थॉमस कप है, ये थॉमस कप जो है इसके 2022 के विजेता कौन है, तो ये भारत है। और जब भी कोई चीज भारत में किसी खेल का ऑर्गेनाइज हो जाए, कोई खेल जीत जाए, तो काफी इंपोर्टेंसी रखती है अपने आप में क्वेश्चन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये किसे हराया था जी, तो इंडोनेशिया को हरा दिया था थॉमस कप 2022 के अंदर, ठीक है। उबेर कप महिला बैडमिंटन से आप समझ ही गए। इसके अलावा योनेक्स कप एक है, ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। एक देखिए, एक योनेक्स सनराइज है, वो एक अलग है, एक सिर्फ योनेक्स कप है जो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। ये तो नाम से ही लग रहा है कि हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा रॉबर्ट्स कप है ना, रॉबर्ट्स कप है ना, संतोष ट्रॉफी है ना, ये सभी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। रॉबर्ट्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, ये सभी जो है आपके फुटबॉल से संबंधित है। एक आपका फुटबॉल से जुल्स रिमेट इस प्रकार के ट्रॉफी का नाम है, वो भी है, तो उसे भी देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी खतरनाक ही पूछता है। और एक आपका जो है वाकर है, वाकर कप जो है ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे वाकर कप को। इसके अलावा देखिए, ये पुस्तक कल भी पूछा गया और आज भी पूछा गया है, एज इट इज। इस पुस्तक का नाम, कोई बदलाव नहीं, कोई हेर फेर नहीं, कोई ऑप्शन में चेंजेस नहीं, है ना। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इन्होंने कल ही बताया था, तो कुछ क्वेश्चन हूबहू भी रिपीट हो जाते हैं। तो किरण देसाई है इसमें ऑप्शन में, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, किरण देसाई, अनीता देसाई, राइट। तो किरण देसाई यहाँ पे राइट आंसर है, कल बताया था। इसके अलावा अब जो कुछ पुस्तक ऐसे वाले राइटर जो ये इनके काल के राइटर हैं, यहाँ से कुछ पुस्तक आपके लिए एग्जाम में आएगी, जहाँ पे यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ए हॉर्स फॉर मिस्टर विश्वास, ए हॉर्स फॉर, हॉर्स मतलब घर भैया, हॉर्स नहीं, है ना। ए हॉर्स फॉर मिस्टर विश्वास। इसके अलावा इन अ फ्री स्टेट, ये बी.एस. नायपाल के द्वारा लिखे गए पुस्तक है। बी.एस. नायपाल को नोबेल पुरस्कार भी मिला है और ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए भारतीय नोबेल में भी इन्हें भी काउंट किया जाता है। इसके अलावा ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, गोल्डन गेट, इनके लेखक आपका विक्रम सेठ है। कौन है, विक्रम सेठ है, ठीक है। इसके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि इनको जो है पुरस्कार दिलाया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों पुस्तक अरुंधति राय के हैं। इसके अलावा द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, इनको 2008 में इसी के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये कुछ पुस्तक आपके सामने है जो मतलब न तो ज़्यादा पुराना है न तो ज़्यादा नया है, जो आपके एग्जाम में आ रहा है। क्योंकि जब शुरुआती सेशन में एमटीएस का एग्जाम चालू हुआ तो खाली पुराना पुस्तक पूछ रहे थे, अब जो है मिडिल काल वाला पुस्तक पूछ रहे हैं, न तो हम ज़्यादा पुराना खाएंगे ज़्यादा नया खाएंगे, बीच वाला, ठीक है। तो ऐसे पुस्तक आपको आपके लिए काम के हैं जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है। इसके अलावा निम्नलिखित में से मणिपुर का कौन सा त्योहार जो है, ऑप्शन में था 2, 5, 7, 9, इतने दिनों तक चलती है। एक बच्चे ने बताया याओ सांग था, याओ सांग, ठीक है। भले जो भी हो, मणिपुर की जो है कौन सा त्यौहार कितने दिन तक चलती है लगभग मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, आने वाले शिफ्ट के लिए काम आ जाएगा, या फिर एग्जाम जो आप देंगे तो आप में काम आ जाना है, ठीक है। 2, 5, 7, 9 ऑप्शन में था, मणिपुरी का त्यौहार होना चाहिए और ये दिन ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए मणिपुर में एक चुम्फा त्यौहार होता है, ये 2 दिनों तक चलती है। मणिपुर में एक याओ सांग, ये याओ सांग आजकल नया नहीं है, पिछले एमटीएस और जीडी में इस क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर रीड बना लिया था, हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में छाप दिया करता था। याओ सांग ये 5 दिनों तक चलती है, ठीक है। मणिपुर का जो है एक कांग त्यौहार होता है, बेसिकली ये भी यात्रा जैसे त्यौहार होता है, कांग यात्रा कह सकते हैं इसे। तो ये आपका 10 दिनों तक चलती है मणिपुर के अंदर। तो ये तीनों त्यौहार ध्यान रखेंगे, एक चुम्फा होता है 2 दिन तक चलती है, याओ सांग होता है 5 दिनों तक चलती है, एक कांग त्यौहार होता है जो 10 दिनों तक चलती है। इसके अलावा तेलंगाना में भी इस प्रकार के त्योहारों से आपसे मैंने क्वेश्चन पूछते हुए एग्जामिनर को देखा है कि जो तेलंगाना में बतुकम्मा त्यौहार होता है, ये कितने दिनों तक चलता है, ठीक है। बतुकम्मा
बतुकम्मा, इसमें किसकी पूजा होती है ये भी पूछा गया है ना। तो और ये किसको और क्या कहा जाता है ये भी पूछा गया है, इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने यहाँ पे रख लिया। देखिए बतुकम्मा त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है, फूलों का त्यौहार, भले इसमें फूल शब्द कहीं नहीं दिख रहा हो लेकिन फूलों का त्यौहार पूछेगा तो बतुकम्मा ही मारना। और इसमें जो है पार्वती की पूजा की जाती है, महारानी गौरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा ये फूलों की त्यौहार हो गया, गौरी की पूजा होती है और ये जो है आपका 9 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। बतुकम्मा के साथ साथ बनालू उत्सव भी है जो तेलंगाना का ही है। इसके अलावा तेलंगाना में एक मेला होता है जिसका नाम है मेदराम जात्रा त्योहार मेला, है ना। ये कुंभ मेला के बाद इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा मेला है जिसमें विशेषकर कोया जनजाति के लोग भाग लेते हैं। और ये मेला कितने दिन तक चलती है मेदराम जात्रा वाला? तो 4 दिनों तक। तो तेलंगाना से एक 9 दिन बतुकम्मा के लिए और मेदराम जात्रा के लिए 4 दिन याद रखेंगे। इसी अलावा जो मैंने कल एक प्रश्न बताया था आपको कि पूर्वोत्तर में या फिर असम के अंदर के ये कि जो आपका फर्स्ट टाइम पीरियड आती है बालिकाओं में, तो ये त्यौहार जो है असम के अंदर कितने दिन चलती है? तो 7 दिन। और उड़ीसा के अंदर 3 दिन चलती है। उड़ीसा के अंदर इसे रजो पर्व कहा जाता है, असम के अंदर इसे तिलोनिया बीजा या फिर बिया कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, हेलीकॉप्टर MK3 किस राज्य से संबंधित है या फिर कहां पे डिप्यूट किए गए हैं? देखिए MK3 हेलीकॉप्टर सबसे पहले हाल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल। ठीक है, आपने हाल सुना होगा, इसके अलावा इसरो सुना होगा, DRDO सुना होगा। इस प्रकार के कुछ संस्था का तो फुल फॉर्म आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी जो है सौंपा गया है वहां के तटरक्षक बलों को। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन था। एक ऑप्शन मुझे कर्नाटक प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं कर्नाटक को छोड़ के तमिलनाडु आंसर कर रहा हूं। और ऑप्शन क्या क्या थे मुझे आप बताइएगा। ठीक है, कि ये MK3 हेलीकॉप्टर जो है कहाँ पे तैनात किया गया या फिर किस राज्य को जो है सेवा पहुंचा रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि लता मंगेशकर अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में जो पहला गाना गाई ये किस भाषा में गाई? सिंपल सी बात है, मराठी परिवार में उत्पन्न मतलब पैदा हुई लता मंगेशकर, ये मराठी भाषा से ही अपनी कैरियर की शुरुआत करी थी। बाद में कई सारे भाषा में इन्होंने जो है गाया। इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है, स्वर कोकिला कहा जाता है इंडिया के अंदर लता मंगेशकर को। ठीक है, लता मंगेशकर जब हमारे बीच नहीं है, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिस्मिल्लाह खां के साथ साथ जो शहनाई में मिला था, तो इन दोनों को एक ही साथ मिला था। और जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है 6 कैरेक्टर को, ये मैं आपको बता ही दिया है। सबसे पहले 1998 में सुब्बा लक्ष्मी को मिला था, फिर 1999 में पंडित रविशंकर को मिला था, 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को मिला था, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था, 2019 में भूपेन हजारिका को मिला था। तो ये सभी जो है संगीत के कैरेक्टर हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी के नाम पे जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जो हमारे PM है वर्तमान। इसके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला या सेकेंड एडिशन है ये किसको दिया जाएगा? तो ये भी गायिका है आशा भोसले, जो इनको जो है दिया जाएगा सेकेंड लता मंगेशकर पुरस्कार। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपको, मतलब अंग्रेजी का है ये, है ना, टू ड्रॉ अ ब्लैंक। टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है निष्फल होना, निष्फल होना, कोई रिजल्ट नहीं आना, है ना। जैसे मतलब क्या बोलते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आना, बीच में ही कोई चीज़ रुक जाना, ब्रेक हो जाना, निष्फल हो जाना, नो रिजल्ट, इस प्रकार से, है ना। तो इसे निष्फल वाला से शब्द से जो भी मिलता जुलता रहेगा आपका राइट आंसर हो जाता है इसके लिए। एक आपका इम्पॉसिबल का एंटो आया है, तो भाई जो पॉसिबल है, जो होने लायक है, ये सब इसका हो जाएगा जो मिलता जुलता रहेगा। तो दोस्तों हाँ, इसके अलावा जो है SI यूनिट से एक प्रश्न आया है, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास कि किसका पूछा गया था। SI यूनिट बल और दाब का काफ़ी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ विद्युत धारा यानी करंट के पूछे जाते हैं। प्रतिरोधकता का मैंने बता दिया है, जो अपवाद है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा चर्च कर लेता हूँ। प्रतिरोध का खाली पूछेगा। प्रतिरोध का मतलब दोस्तों अंग्रेजी जिन्हें जानते हैं रेसिस्टेंस, है ना। प्रतिरोध का मतलब ही रुकावट होता है, तो रेसिस्टेंस का मतलब ही रुकावट होता है। कोई भी चीज़ में विघ्न डालना ही प्रतिरोध है ना। विरोध करना ही प्रतिरोध है। प्रति का मतलब उल्टा होता ही है ना। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसका मात्रक, इसका साइन इसके इस प्रकार से होता है और मात्रक जो है इसका ओम होता है।
लेकिन मैंने बता रखा है कि भाई जब प्रतिरोधकता पूछा जाए तो आपका जो है मात्रक में ओम मीटर लगाना है, न कि ओम लगाना है खाली। ठीक है। इसके अलावा जो करेंट है, जो विद्युत धारा है, इसके जो मात्रक है ये आपका एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं और इसे आमीटर से जो है मापते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? आमीटर से। देखिए आमीटर और एनीमोमीटर ये दोनों सुनने में थोड़ा एक जैसा ही लगता है, एनीमोमीटर और एक आपका होता है आमीटर। तो एनीमो शब्द, एनीमो आपको अगर याद हो, रूट वर्ड पता है तो ये हवा से संबंधित है। तो एनीमोमीटर से जो है पवन का वेग मापा जाता है और आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। तो ये जो है दाब का हो जाएगा पास्कल, बल का हो जाएगा न्यूटन। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा था भाई एसआई यूनिट में, क्योंकि पता नहीं। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर लूँगा। मिलेंगे एक अगले शिफ्ट में, अगले शिफ्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। इंग्लिश कहने का मतलब है जो वर्ड पूछा गया, जो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आए, वो सब भी प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं एनालिसिस के साथ साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपके सभी एग्जाम, चाहे तो आप सीजीएल की तैयारी करते हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पे जीके जीएस पूछे जाएंगे, आपके लिए काफ़ी लाभदायक ही रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न पूछा गया था, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? रिपीट किया हुआ प्रश्न है। जब फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम चालू हुआ था, आपका 2 मई से स्टार्ट हुआ है ये वाली एग्जाम, तो वो फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था रेस ऑफ माई लाइफ किसके पुस्तक है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ ही आत्मकथा है किसके? मिल्खा सिंह के। और यहाँ से फिर से रिपीट किया गया है हूबहू। दोस्तों पीडीएफ कहीं भी कोई भी खरीदेगा नहीं, पीडीएफ मैं फ्री में जब दे रहा हूँ तो आप खरीदने की क्या जरूरत है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हैं। इसके अलावा गोल्डन गर्ल जो है ये पीटी उषा की आत्मकथा है, इसे ध्यान रखेंगे। पीटी उषा को पयोल्ली एक्सप्रेस कहा जाता है, पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरभ गांगुली की पुस्तक है जो भूतपूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है। इसके अलावा प्लेइंग इट माई बेस्ट सचिन तेंदुलकर की किताब है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन लगाने वाले खिलाड़ी हैं, इसे मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिलीव जो है ये सुरेश रैना की पुस्तक है, सुरेश रैना भी रिकॉर्ड से कहाँ पीछे हैं। ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, क्रिकेट तो सभी खेलते हैं भाई, T20 हो गया, टेस्ट हो गया और 50-50 वाला, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय आपका सुरेश रैना है ना, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड के लेखक बीवीएस लक्ष्मण है। एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक सानिया मिर्जा है, लेखिका है ना। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी, ध्यान रहे, अब संन्यास ले ली है, तो ये एस अगेंस्ट ऑड्स की लेखिका है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 ईस्वी में बताए हैं दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आ रहा है 25 में से तो समझिए 17-18 क्वेश्चन हम बताए ही रहते हैं, आपका दिल ही कहता होगा। बाद बाकी 5-6 क्वेश्चन तो भाई एग्जामिनर हमसे पूछ के तो डालता नहीं है कि हूबहू ही डालेगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में हुआ था, ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित। ये कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फूले साहब से एक और क्वेश्चन क्या है कि जो बालिका विद्यालय जो सबसे पहले इंडिया में लगा, ये आपका कहाँ पे लगा था? तो महाराष्ट्र के पुणे में लगा था। तो ज्योतिबा फूले साहब और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, तो इन दोनों के प्रयास से ही जो है संभव हो पाया था। और बाद में सावित्रीबाई फूले को फर्स्ट लेडी टीचर का दर्जा दिया गया था इंडिया में। इसके अलावा आर्य समाज इसी प्रकार से है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में तत्कालीन बम्बई में होता है, आजकल मुंबई में है। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम जो है आपका मूल शंकर है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, गो बैक टू वेदास, है ना। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखा था। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक 1800 यहाँ पे ब्रह्म समाज होना चाहिए। ब्रह्मा समाज के संस्थापक 1828 में राजा राम मोहन राय है।
ये आपका कोलकाता के अंदर करते हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 में विलियम बेंटिक के समय, तो इसमें सर्वाधिक प्रयास जो है राजा राम मोहन राय का ही रहा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था ये भी पूछा जाता है, तो अकबर सेकेंड ने दिया था। ये बात भी आपको जेहन में रखना है। आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे राजा राम मोहन साहब 1815 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्मा राम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे, ये करते हैं आपका 1867 ईस्वी में। तो ये सभी समाज वगैरह। इसके अलावा इस फॉर्म में कुछ रामकृष्ण मिशन 1897, विवेकानंद, है ना, ये सब जो है कुछ आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन 90% है, आया या नहीं आया, है ना, क्योंकि एक बच्चा बताए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं था। मोजार्ट ऑफ मद्रास जो है ए.आर. रहमान को कहा जाता है। ए.आर. रहमान संगीतज्ञ हैं, आप जानते हैं। ए.आर. रहमान 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। किस लिए जीते हैं? तो जय हो वाला गीत के लिए जीते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ग्रैमी अवार्ड की बात आ गई, तो इंडिया के लिए सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले जो हैं म्यूजिशियन, ये आपका है पंडित रविशंकर साहब। पंडित रविशंकर साहब सबसे पहले इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीते थे, और सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भी पंडित रविशंकर साहब ही हैं। पंडित रविशंकर साहब भारत रत्न भी जीते हैं 1998 में, सितार प्ले करते थे। ठीक है, इसके अलावा पानीपत की थर्ड लड़ाई से क्वेश्चन देखने को मिला है। ये तो काफी कॉमन सा है, 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ है। देखिए, ये जो भी ईस्वी मैं लिख के रखा हूँ, ये सब किसी न किसी युद्ध का ईस्वी है, जो मैं यहाँ पे बार बार आपको बताते ही आया हूँ। इसीलिए टाइम न बचाते हुए सिर्फ ईस्वी रख लिया हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और थोड़ा तरोताजा भी हो जाए ना, कि कौन कौन से युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई, बाबर विजय हो गया था। 1556 में अकबर विजय हो गया था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की सेकेंड लड़ाई। पानीपत की थर्ड लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली विजय हो गए थे। 1191 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी तराइन की प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान साहब विजय हो गए थे। 1192 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच गोरी विजय हो गए थे। 1764, है ना, हेक्टर मुनरो, है ना, बंगाल का शासक, अवध का शासक और मुगल बादशाह के मतलब सेना, इन तीनों की संबंधित सेना, मतलब सम्मिलित सेना, और हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से बक्सर का युद्ध कहते हैं इसे, है ना। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज, ये भी पूछा जाता है। 1757 जो है आपका पलासी का युद्ध है, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के शासक। तो ये सभी कुछ ध्यान रखना है आपको युद्ध के बारे में। मैंने जितने इसमें लिख रखा है सभी किसी न किसी युद्ध से संबंधित है। एक और याद रखिएगा, इंपोर्टेंट, अच्छे एग्जाम में आ जाता है, 1760, इसे बोलते हैं वार्डीवास का युद्ध। वार्डीवास का युद्ध, इसमें जो है इंग्लिश मैन और फ्रांसीसी मैन, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस को बिल्कुल हरा दिया था, लगभग सुपरा साफ कर दिया था। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है। देखिए, भारत का प्रथम उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है, जो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ये गार्डनिंग टाइप का मकबरा है, इसीलिए जो है ये पब्लिक पैलेस है, लोग यहाँ विजिट करते हैं। ये मतलब पर्यटन स्थल है ना। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा को किसने बनवाया था? 200 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है आपके टीसीएस के पेपर में, यानी जो भी टीसीएस पेपर सेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुमायूं की जो विधवा पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, इन्होंने ही बनवाया था आपका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के बारे में जो मुगल शासक है, इसे अभागा शासक कहा जाता है, अभागा शासक, क्योंकि इसे शेर शाह सूरी के द्वारा जो है पराजय मिला था, और हमेशा इसे पराजय ही मिलता रहा। शेर शाह सूरी के द्वारा 2 युद्ध होता है, एक 1539 में और एक 1540 में, दोनों में जो है ये विफल रहे थे, और 1540 के बाद इसे जो है सत्ता छोड़ना पड़ा था, और बीच में सूर्यवंश की स्थापना हो गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, शेर शाह पिक्चर भी है भाई, है ना, शेर शाह पिक्चर भी है। शेर शाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक थे, ये भी पूछा गया आपका। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार, है ना, सासाराम बिहार। तो ये सभी बात ध्यान रखते हुए मैं आगे निकल जाता हूँ। तो कहाँ पे आए हम फिर से? हुमायूं का मकबरा कौन बनाया? तो विधवा पत्नी हमादा बानो बेगम। इसके अलावा जो हुमायूं नामा किताब है, इनके लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। इसके अलावा आगरा का किला कौन बनवाया है? तो ये अकबर बनवाया है। ये कहाँ पे है? तो आगरा तो
नाम से ही स्पष्ट है भाई। अच्छा, आगरा से बात आ गई तो बताओ आगरा शहर की स्थापना किसने करा? हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है भाई। तो सिकंदर लोदी जो है ये आगरा शहर को बसाया था, ध्यान रहे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि प्रथम सुनियोजित मुगल शहर कौन सा था, तो आपका आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। जो सिकरी है ये प्रथम सुनियोजित मुगल शहर था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा काल में सबसे पहला बसा हुआ शहर संभवतः कौन सा है? संभवतः, क्योंकि हड़प्पा काल में कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब अनुमान पे होती है ना। तो हड़प्पा ही सबसे पुराना शहर माना गया है हड़प्पा काल का, है ना। तो ये सब कुछ क्वेश्चन की फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तभी आप एग्जाम की जो है जड़ तक पहुंचोगे और एग्जामिनर के पेट से क्वेश्चन निकाल लोगे, है ना। जर्मनी की प्रथम बार हैंडबॉल प्रतियोगिता कब हुई थी? ये 1917 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आने वाले शिफ्ट के लिए 1923 में, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस से, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा से, प्रथम एशियन गेम 1951 नई दिल्ली से। तो ये सब कुछ चुनिंदा खेल हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं 4, ये कौन कौन से होते हैं भैया? ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं, इसके बाद फ्रेंच ओपन होते हैं, इसके बाद विंबलडन होते हैं, इसके बाद यूएस ओपन होता है। तो इसमें जो है सबसे नवीन जो है कौन सा है? तो बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे नवीन है ना। इसके हाँ सबसे नवीन है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका एक चीज और यहाँ पे एक चीज और, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से रिपीट किया गया था दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। कथक कहाँ है? उत्तर भारत का नृत्य है। अब तो आठों शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा जो भी कैरेक्टर वगैरह है, आर्टिकल वगैरह है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक कर्तव्य है, ये सब तो आपके दिमाग में छप गए होंगे ना, आई थिंक, है ना। और छपना भी चाहिए, है ना। सफलता चाहिए तो छापना पड़ेगा, है ना। कथक जो है ये उत्तर भारत की नृत्य है। इसी प्रकार से कथकली है। कथकली जो है ये आपका केरला का है। देखिए मैं शास्त्रीय नृत्य को कैसे फ्लो में बोलता हूँ, आप भी बोले। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर भारत, ओडिसी ओडिशा, मणिपुर मणिपुर का है। इसके अलावा सतरिया असम का है। एक और छूट रहा है, 3 3 6 एक साथ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से है जो आपका शास्त्रीय नृत्य है कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है, किस किस स्टेट में किया जाता है। पंडित बिरजू महाराज का घराना कोई पूछेगा तो लखनऊ घराना बता देना। और पंडित भीमसेन जोशी का किराना घराना है। और जो भी तबला वादक होते हैं जनरली बनारस घराने के होते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, मालविका सरकार, ये सभी कथक के जो है नर्तक एवं नर्तकी हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि महाराज सरनेम से इंड करने वाले जनरली कथक से संबंधित होते हैं। इसके अलावा कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, शांताराम, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। उदय शंकर, कृष्णा नायर, मृणालिनी साराभाई, ये कथकली से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी कुचिपुड़ी के नर्तक और नर्तकी हैं, जिसमें यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी कर लेती है। इसके अलावा सुजाता महापात्रा, और इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पन्नीगिरी, ये सभी ओडिसी से संबंधित है। देखिए मैंने आपको कुछ क्लू बताया है। झावेरी बहन जो है मणिपुरी से है, आपको इसे याद कैसे रखेंगे? जो झावेरी बहन है और सिंह सरनेम है जनरली मणिपुरी से होती है। महाराज सरनेम जो है ये जनरली कथक से होती है। रेड्डी फैमिली जो है ये आपका जो है कुचिपुड़ी से होती है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। बाजीराव प्रथम के पिता का नाम पूछा गया था, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का सेकंड संस्थापक कहा जाता है, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे, है ना, छत्रपति शिवाजी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मगध की राजधानी रिपीट किया गया है तो गिरिब्रीज, या इसे ही जो है आपका राजगीर कहा जाता है, ये मगध की राजधानी है। आपको मालूम है कि जनपद जो है 16 हुआ करता था। 16 जनपद में अलग अलग राजधानी, जैसे बज्जी लिच्छवी की राजधानी थी, जो आजकल आप मुजफ्फरपुर वगैरह देख रहे हैं, ये कभी जो है लिच्छवी हुआ करता था, है ना। इसके अलावा जो आपका अंग है, एक अंग की चंपा, ये ज्यादा पूछता है। अंग महाजनपद की राजधानी तो चंपा होती है, मगध की गिरिब्रीज होती है। विराटनगर वगैरह भी है ना। इसके अलावा जो है कौशल है, कौशल का जो है आपका श्रावस्ती राजधानी था। और 16 महाजनपद का वर्णन जो है ये अंगुत्तर निकाय में है। किसमें है? अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किससे ताप मापते हैं? ऑप्शन में थर्मामीटर दिया था, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू थर्मामीटर ही राइट आंसर होगा। आने वाले शिफ्ट के लिए जो हाईएस्ट टेम्परेचर आप मापते हैं, बोलो
क्या हुआ? जो हाइयर टेम्परेचर मापते हैं ये पैरोमीटर से मापते हैं, पैरोमीटर है ना, जाओ ना सो जाओ। पैरोमीटर से मापते हैं जो मतलब हाइयर टेम्परेचर, जैसे सूर्य का टेम्परेचर या फिर जो अत्यधिक टेम्परेचर होती है, ये पैरोमीटर से मापते हैं। पायरो शब्द ही अपने आप में जो है टेम्परेचर या ताप से संबंधित है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो रूट वर्ड जरूर पढ़ते होंगे। इसके अलावा विद्युत धारा का मापन जो होता है ये अमीटर से होता है, आज ही बताया था। और विद्युत धारा को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं भाई? मात्रक क्या होता है? तो केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। ये एक दूसरे को इंटरचेंज करना भी आना चाहिए, खास करके बॉडी के टेम्परेचर के रिगार्ड में। आपसे पूछ देता है कि शरीर की टेम्परेचर कितनी होती है, आपने याद करके रखा है लगभग 37 डिग्री सी, और हमें जो है केल्विन में दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया है। तो ये चेंज करना आना चाहिए, तो कम से कम इसका जरूर याद रखें, ऐसे फार्मूला होता है ना। लेकिन जो 37 डिग्री सी है इसमें 273 ऐड करेंगे, मेरे ख्याल से 310 हो जाएगा। तो इतना केल्विन, यानी 1 डिग्री को 274 केल्विन आप लिख सकते हो, 273 ऐड करना है तो केल्विन में चेंज हो जाता है। फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला है ना, ये वाला C-32/9, ये वाला है ना, आप लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.8 के समथिंग जो है फ़ारेनहाइट होता है। तो ये बॉडी की टेम्परेचर बताया मैंने। इसके अलावा हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर, एनीमो शब्द ही अपने आप में जो है आपका हवा से संबंधित होता है, रूट वर्ड है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूध की शुद्धता मापने हेतु लैक्टोमीटर, लैक्टो शब्द जो अपने आप में है दूध का रूट वर्ड है, जैसे लैक्टोमीटर। लैक्टोबैसिलस का नाम आपने सुना होगा, जो बैक्टीरिया होता है जो दही जमाता है, लैक्टोबैसिलस है ना, दही जमाने के लिए। गाड़ियों में स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करा जाता है। एक टैकोमीटर भी होता है जो रोटेशन को मापता है। टैकोमीटर जो होता है ये रोटेशन को मापता है कि भाई कितनी दूरी तय करा, है ना। समुद्र की सतह का क्रस्ट बना होता है, देखिए ऑप्शन नहीं है, जो पृथ्वी पे भी क्रस्ट मेंटल क्रोड होता है, और समुद्र में कहीं ना कहीं पानी तो वो भी तो लेयर है, तो वो जो समुद्र का सतह है उसके बाद भी क्रस्ट मेंटल क्रोड कॉन्ट होता है। अब क्रस्ट मेंटल क्रोड जो बच्चे नहीं जानते हैं, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और इसमें मैंने छोटे छोटे बनाना है, ये 3 है, मैंने 3 है, ये 3 लेयर है जी। ऊपर वाले लेयर को हम क्रस्ट कह देते हैं, क्रस्ट जिसपे हम लोग चल फिर पाते हैं। जो बीच वाले हैं ना जी, इसे मेंटल कह देते हैं, और जो सबसे नीचे वाले हैं इसे क्रोड कहते हैं, और हिंदी में इसे गुरुमंडल भी कहते हैं, गुरुमंडल, ठीक है, गुरुमंडल भी कहते हैं सबसे नीचे वाले को, गुरुजी, है ना। तो यहाँ पे क्रस्ट जो है ये सियाल और सीमा का बना होता है, सियाल SIAL यानी सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा SIMA सिलिका और मैग्नीशियम, ये ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के सतह पे सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप एल्युमिनियम बताना, क्योंकि एल्युमिनियम धातु है, लेकिन ऑक्सीजन वगैरह तत्व है। तो अगर तत्व पूछा जाएगा कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये पृथ्वी के सतह पे। तो ये तो पृथ्वी के रिगार्ड में है। और अगर गुरुमंडल यानी क्रोड में पूछे तो नीफे होता है, निकेल और फेरस होता है, ठीक है, नीफे, निकेल और फेरस। लेकिन यहाँ पे महासागर वाला पूछा और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो आई थिंक मैं इसका जवाब देने में अभी जो है झिझक रहा हूं। मैं आपको इसका जवाब जो है बाद में दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑप्शन के बिना इसका जवाब सटीक नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं भी कोई भी क्रस्ट पे एक चीज ही नहीं पाई जाती है, वो प्रायोरिटी देखी जाती है कि कौन सी ऑप्शन में सटीक बैठता है, क्योंकि पाए तो बहुत सारे चीज जाते हैं छोटी छोटी मात्रा में, है ना। चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर समुद्र की बात आई है तो थोड़ा सा इससे भी सीख लेते हैं, सिखाऊंगा हर जगह कुछ ना कुछ जरूर। समुद्र की गहराई जो है आप फैदोमीटर से मापते हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के और क्या है भाई, समुद्र में जो है आपका समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, 2 बार ज्वार 2 बार भाटा प्रतिदिन। इसके अलावा समुद्री सतह जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ घट रहे हैं ज्यादा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पीसीएस वगैरह की मेंस वगैरह लिखते हैं तो ये सब जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा हिमालय की नदियां किस प्रकार की नदियां हैं, तो ऑप्शन में 12मासी दिया गया था। जो नदी कभी नहीं सूखता है उसे 12मासी कहा जाता है। एक सीजनल नदी होता है कि जब बारिश होगा तब पानी रहेगा और जब नहीं रहेगा तब सूख जाएगा। तो हिमालय से जो नदी निकलती है, चूंकि हिमालय न्यू फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत है, जो जिंदा पर्वत है, कल मैंने बताया था ना देहाती भाषा में, एक तो जिंदा पर्वत, एक मरा हुआ पर्वत। मरा हुआ पर्वत से पानी वगैरह नहीं निकलते, जिंदा पर्वत से पानी वगैरह निकलते हैं। तो हिमालय से पानी वगैरह निकलते हैं, जिंदा पर्वत है, पानी निकलता रहता है, तो इससे क्या होता है, नदियां में जो है फ्लो बनी रहती है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां जी गंगा, सरस्वती, चंद्रभागा, बिपाशा, गंडक, राप्ती, विस्ता, विस्तता होगा, ये विस्तता, है ना। तो ये सभी
सभी जो है हिमालय की नदियां हैं। हिमालय सर्वाधिक नवीन बलित पर्वत है। सभी पर्वतों में जो भी आजकल पर्वत देख रहे हैं, इसमें न्यू फोल्डेड माउंटेन में हिमालय सबसे बच्चा पर्वत है जी, एकदम जवान है, गबरू। इसके अलावा हिमालय की सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो कल पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका इनर दिया गया था, यानी आंतरिक हिमालय दिया गया था जी, आंतरिक हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जाल को समझ लीजिए तो कल वाला आंसर आप बना देंगे। मैंने जवाब दिया था, है ना, मैंने जवाब वहां पे दिया था, कमेंट करके एक बच्चा पूछा था। देखिए सबसे दक्षिण, मान लीजिए ये हमारा उत्तर दक्षिण है जी, यहाँ पे है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के जस्ट उत्तर साइड यानी जस्ट बगल में ये है आपका हिमानी या आंतरिक हिमालय इसे ही कहते हैं, या बृहत हिमालय इसे ही कहते हैं। बृहत मतलब बड़ा होता है ना। तो ये सबसे उत्तर पूछा गया था कल। माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, कुछ गलती हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे दिशा ही उल्टा हो गया भाई। सबसे उत्तर में है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, यहाँ पे है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में यानी यहाँ पे है आपका हिमानी या बृहत हिमालय कहिए, या फिर क्या कहिए इसे, बृहत हिमालय कहिए, हिमानी कहिए, या फिर इनर हिमालय कहिए, आंतरिक हिमालय कहिए। ठीक है, तो ये दिया गया था आपके ऑप्शन में, और पूछ रहा था कि इनमें से सबसे उत्तरी कौन सा है। तो ट्रांस नहीं हुआ तो इस सेकेंड उत्तरी तो ये होगा ना, तो ये हो जाएगा, यही कल पूछा गया था जी, है ना। तो यहाँ पे देख लिए, सबसे उत्तरी को ट्रांस हिमालय या प्रा हिमालय कहते हैं, सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं, इसमें सबसे नीचे हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहत हिमालय है, या जिसे हिमानी कहते हैं, या फिर इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया था खींच के कि भाई ट्रांस के बगल में हुआ और सबसे उत्तरी पूछा, तो सबसे किनारे वाला नहीं है, तो सेकंड किनारा वाला तो आंसर हो सकता है ना। तो यही कल पूछा गया था, एग्जामिनर भी बहुत चालाक है भाई। सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है। तो ये चाइना के अंदर होता है, चावल का और गेहूं का, ये दोनों का उत्पादन 1 नंबर पे चाइना, 2 नंबर पे भारत है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में जो कुछ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि पहले वाले शिफ्ट से भी क्वेश्चन इस प्रकार के आए हैं। क्वेश्चन 3-4 छूट गए थे, मैंने पीडीएफ लिखा था लेकिन स्लाइड हो गया था पहले और छूट गया, वो भी बताना है, लास्ट में बता दूंगा फटाफट। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राजा के संरक्षण में मिला था, वहां पे दिया गया था कर्नाटक के राजा, आंध्र प्रदेश का राजा, केरल के राजकुमार। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन केरल के राजकुमार सही होगा, क्योंकि केरल का है आपका कथकली नृत्य। जनगणना 2011 के अनुसार जी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम घनत्व पूछा गया है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम घनत्व जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, 46 के समथिंग है जी, है ना, 46 के समथिंग है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, ओवरऑल भी और केंद्र शासित प्रदेश में भी। ओवरऑल कहने का मतलब है कि सभी स्टेट और यूटी मिला के भी सबसे ज्यादा घनत्व की बात करेंगे तो दिल्ली ही में होता है। तो इसे मैं समझाया था आपको कि एग्जामिनर कई बार आपके साथ गुगली बॉल डाल के, आप देखते नहीं है, बॉल पास होके स्टंप उड़ जाती है। कैसे पता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है। आपने ऑप्शन में बिहार देखा और सट से मार के आगे जो है निकल गए। ऑप्शन में एक ऑप्शन दिल्ली भी था, और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि केंद्र शासित प्रदेश, ये लिखा था कि निम्नलिखित में से, चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे स्टेट हो, में कुछ भी नहीं करना, इन दिए गए में से सबसे घनत्व ज्यादा किसकी है, तो ओवरऑल दिल्ली की होगा। तो बातों को संभालिए और बातों को समझिए, तभी आप वहां तक जाएंगे जहां आप चाहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का होता है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का होता है ना। सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, ये कभी नहीं बदलने वाला, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सिक्किम के अंदर 3 रिकॉर्ड है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या अर्बन है, सबसे कम जनसंख्या रूरल है। ये सब सिक्किम अपने पास लेके रिकॉर्ड बैठा है। सबसे अधिक लिंगानुपात जी केरल का है, सबसे कम माफ कीजिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है, सेक्स रेशियो, और सबसे कम हरियाणा का है ना। सबसे केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें कि सबसे अधिक लिंगानुपात अगर है तो पुदुचेरी का है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला केरल है, सबसे कम बिहार है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन जो है ये महाराष्ट्र का है, सबसे कम सिक्किम का है, बताया। सबसे अधिक जनसंख्या जो नगरीय है ये परसेंटेज के हिसाब से गोवा है, कल यही एक बच्चा बात कर रहा था, है ना। तो परसेंटेज के हिसाब से गोवा है, वैसे ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है। देखिए बेरोजगारी से आज फिर से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपना पूरा सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बताया था, और जो बताऊंगा वही आएगा, ये तो आप जानते ही हो, काला जवान, है ना। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है जी दोस्तों। मैं आपको क्या बताया था कि गांव में किसी के पास 2 ही बिस्वा खेत है, 2 ही कट्ठा खेत है, 2 ही कट्ठा मान लीजिए, बिस्वा तो बहुत हो गए, है ना।
वो आदमी क्या करता है, सवेरे उठ के खेत में जाता है, काम करके शाम को घर के आता है, इसका पर डे का काम है। अब उसके पास सामर्थ्य है कि ऐसे ऐसे अगर 20 होता फिर भी वो संभाल लेता, लेकिन उसके पास मजबूरी है, न तो खेत है उसके पास ज्यादा और न अगल बगल में कोई रोजगार है कि पार्ट टाइम रोजगार भी करे जिससे उसका दिनचर्या चले, तो उसके पास मजबूरी है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जो आदमी रोजगार में तो लगा हुआ है लेकिन सामर्थ्य से कम, उसको लगता है कि मैं रोजगार पूर्ण हूं, लेकिन वो वास्तव में हो रहा होता है बेरोजगार, तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और जो बेरोजगारी देखिए मंदी के कारण उत्पन्न होता है ना, ये पूछा गया था आपको कि जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव या मंदी वगैरह के कारण जो आ जाता है, ऐसे बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ दिनों के लिए बेरोजगारी उत्पन्न होता है, इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कल बताया था, यही कृषि का उदाहरण ले लीजिए कि कोई आदमी प्राचीन ढंग से कृषि कर रहा है, तो उसके पास न ट्यूबवेल है, न पानी देने का सुविधा है, न कुछ, प्रकृति पे डिपेंडेंट है पूरा। तो क्या करता है, रबी का फसल, खरीफ का फसल उगा लेता है, बीच वाले टाइम में वो खाली बैठ के ताश खेलता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो है मौसमी बेरोजगारी है। ये वाला समय इसके पास हर साल आता है और हर साल ये जो है बिना काम का होता है इस समय, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। ये तीनों बेरोजगारी आप समझ गए, मैंने पहले ही समझा दिया था। 1997 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना लाई गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी ऑप्शन में था, इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में हुई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। अंत्योदय यानी योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। एक प्रश्न आपसे आया था कि बाघनी ऐसा नहीं था कि बाघ की गुफाएं, जो बौद्ध गुफाएं हैं, वो किस राज्य में स्थित है जो बाघनी नदी के किनारे भी है? इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, तो ये एमपी में है। देखिए ये क्वेश्चन 100% जो है एक्यूरेट ऐसे ही नहीं पूछा गया था, ये मैं नहीं कहूंगा, इसमें 90% पे हूं मैं, ठीक है। तो जिनका एग्जाम था बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था एक्चुअली में, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका की गुफाएं है, मध्य प्रदेश, एक सेकेंड। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। माफ कीजिएगा दोस्तों, खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफा, अजंता की गुफा, ये सब महाराष्ट्र के अंदर है ना। इसके अलावा एक बराबर की गुफा है, बराबर की गुफा दोस्तों बिहार के अंदर है। कई दफा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक इंग्लिश में पूछा गया था रैग्स टू रिच, इसका मतलब होता है रंक से राजा बन जाना, रंक से राजा बन जाना मतलब गरीब से अमीर बन जाना। इसके अलावा एक पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में कि भाई जहां पे मॉन्क लोग रहते हैं, जो मॉन्क लोग के निवास स्थल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो मॉन्स्ट्री कहते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपका एंटोनिम देखने को मिला ऑफुल का। ऑफुल का मतलब क्या होता है? भयावह, भय पैदा करने वाला, भयावह, है ना। कुरूप समझते हैं, कुरूप भी हो सकता है ऑफुल का मतलब, है ना। एकदम जो है घृणात्मक टाइप से हो जाएगा ऑफुल, डरावना, है ना। तो इसका अट्रैक्टिंग हो जाएगा, है ना, चैंटिंग हो जाएगा, एल्यूरिंग हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो भी होगा अट्रैक्टिवनेस से रिलेटेड, वो इसका जो है एंटो हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्रश्न और पूछा गया, किस प्रकार के केशिका में केंद्रक झिल्ली में सेल मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति होती है? देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक होता है। तो यूकैरियोटिक जो है ये आपका जो है क्या है? अमीर है। अब प्रोकैरियोटिक जो है ये क्या है? गरीब होता है। तो जब भी कमी वाला बात करें ना तो प्रोकैरियोटिक को मारिएगा, पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो तुक्का मारने के लिए प्रोकैरियोटिक सही है। तो यहाँ भी मैं प्रोकैरियोटिक के साथ चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्रक आपका जो केंद्रक झिल्ली है इसकी अनुपस्थिति होती है, यानी अब्सेंट होता है। फर्स्ट शिफ्ट के 4 क्वेश्चन छूट गए थे, मैंने लिखा बड़ा शिद्दत से था लेकिन छूट गया था। झिझिया कहाँ का लोक नृत्य पूछा गया था, तो बिहार का है। सामा चकेबा, जट जटिन, छठ पर्व, ये सभी बिहार का है। सरहुल, जट जटिन, झिझिया, छऊ, ये सब झारखंड का है। कर्मा, सुआ, राउत नाचा, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। रासलीला, कजरी उत्तर प्रदेश का है। घूमर, गनगौर, सुइसनी, कलबेलिया ये राजस्थान का है। रंगोली, गुड़ी पाड़वा, तमाशा, लावनी, कोली, लेजीम ये सभी महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का है, इसीलिए बिना समझाए आगे निकल रहा हूं, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट वाले गुस्सा करेंगे, है ना। इसके अलावा कहां पर शुष्क मरुस्थल पाया जाता है?
ऑप्शन में था दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर। मैं इस क्वेश्चन के लिए दक्षिण जाता हूं आंसर के लिए। आप लोग बताइएगा कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या मारे थे, क्योंकि अटाकामा मरुस्थल जो है ये दुनिया की सबसे शुष्क मरुस्थल है जो चिली में है और दक्षिणी अमेरिका महादेश में है, तो मैं दक्षिण ही जाऊंगा। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है। भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल थार है जो आपका राजस्थान में है। और एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल मंगोलिया है जो आपका मंगोलिया में है। कौन सा वो एक मिनट, गोबी, गोबी है ना, गोबी है, गोबी, ये मंगोलिया में है। इसके अलावा सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को बताया था मैंने प्रैक्टिस सेट के दौरान। इसके अलावा जूट की सर्वाधिक उत्पादन भारत में, तत्पश्चात बांग्लादेश में होता है। सैयद वंश के संस्थापक भी पूछे गए थे प्रथम शिफ्ट में, खिज्र खां है। इसकी शासन अवधि 1414 से 1451 तक रहा था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, और ये 1206 से लेकर 1526 तक चला था, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम, जिसका सेम नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो ले लीजिए ना पीडीएफ। अभी देख लीजिए वीडियो, आप पढ़िए ना, एक्स्ट्रा फैक्ट को छांट छांट कर किया एग्जाम में जो है क्वेश्चन को मसल दीजिए। मिलेंगे नए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 मई 2023 और आज आपका जो है एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो भेजने का काम किया है ये इनका निक नेम एसएससी वाला लड़का है। नीचे भाई साहब अपना नाम भी लिखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:45, 6:53। अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 6:30, 35, 40 या 7:35, 40 हो रहा होगा, 7:30 हो रहा होगा। इनका जो नाम है नवनीत पटेल, नवादा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना, सभी क्वेश्चन को इन्होंने जो है सेंड किया है। चलिए देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। पल्लव वंश के अंतिम शासक पूछा गया था, लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा, है ना, तो ये आपका अपराजित बर्मन है। कौन है? अपराजित बर्मन। पल्लव वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो सिंह विष्णु हो जाएगा। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम आज भी ऐसा गांव है इंडिया का जहां पे आपको संस्कृत भाषा की झलक देखने को मिलेगी आज भी, ठीक है। इसके अलावा कांचीपुरम से एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके एग्जाम में कि हेनसांग जो आपका यात्री था ये तो हर्षवर्धन के काल में आया था, ये तो पूरा दुनिया जहान जानता है, लेकिन कांचीपुरम का दौरा किया था इन्होंने, तो उस समय किसके शासन थे, मतलब किस वंश का? तो बताइएगा पल्लव वंश का, क्योंकि यहाँ से आपको अगर इसकी राजधानी पता है तो इजी वे में आप जवाब दे सकते हैं कि हर्षवर्धन जो है कांचीपुरम पल्लवों के शासनकाल में आए थे। चोल वंश के संस्थापक जो हैं ये विजयालय हैं और चोल वंश की राजधानी तंजौर है। अगर आपको याद आ रहा हो तंजौर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, राजा फर्स्ट ने बनवाया था, जो चोल शासक ही थे। इसके अलावा चोल शासक किस लिए फेमस है आपसे पूछा जाता है कई दफा, तो नौसैनिक शक्ति, नेवी पावर के लिए जो है चोल सेना प्रमुख थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? सब दिन बताते आए तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया जो है, एक सेकेंड रुक जाइए जरा, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत कब से भाग ले रहा है तो 1934 बता देना। थोड़ा सा बोल्ड कर दिया हूँ लेटर को। इसके अलावा 2022 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ इसमें भारत को 22 पदक मिला था, है ना। 61 इसमें मतलब 22वीं ये जो है खेल था, माफ कीजिएगा, ये खेल की बेस्ट मतलब 22th एडिशन था, ठीक है। 61 गोल्ड मिला, 61 ओवरऑल पदक मिला था जिसमें आपको 22 गोल्ड मिला था, 16 रजत मिला था और 23 जो है ब्रॉन्ज मिला था आपको इंडिया को, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक 3 गोल्ड व्यक्तिगत रूप से जीतने का रिकॉर्ड जो है शरत कमल ने करा, जो आपका टेबल टेनिस खेलते हैं। 3 गोल्ड के साथ 1 रजत भी प्राप्त किए। इस प्रकार 4 पदक प्राप्त किए व्यक्तिगत रूप से। इसीलिए इन्हें 2022 का 2023 में जो है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। एकलौता आदमी है जो दिया गया है। दोस्तों वीडियो लेट आने का यही एक मतलब होता है, क्वेश्चन ऑथेंटिक विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो आपको लॉन्ग टाइम जो है ब्याज देगा जी, है ना।
इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया जीता इस बार 2022 के अंदर, और भारत को जो है चौथा स्थान मिला था। एक प्रश्न पूछा गया था पंडित राम नारायण का संबंध किससे है। देखिए सारंगी वाद्य में, जो पीडीएफ में देखिए ये दिया हूं कि नहीं दिया हूं, पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि ये जितने भी तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जो भी तार के कंपन से बजते हैं, कंपन से, ये आपका तंत्री वाद्य यंत्र के उदाहरण है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। असद अली खां बीना, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये सब गिने चुने कैरेक्टर हैं। जुबीन मेहता सिम्फनी है ना, बाद बाकी रविशंकर साहब, ये सब तो बहुत ही फेमस है। ये तो कोई पूछे तो अंधेरे में भी बता देंगे। पंडित मतलब हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, ये सब पंडित रविशंकर, ये सब को कौन नहीं जानता। तो जो गिने चुने हैं ना, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक अप्पा जुलगांवकर है जो हारमोनियम बजाता है। अप्पा जुलगांवकर, इसका नाम है अप्पा जुलगांवकर, है ना। ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के रहने वाले होंगे, सरनाम से लग रहे हैं। तो ये जो है हारमोनियम प्ले करता है जी, है ना। अटपटा सा लगेगा, लेकिन किसी कोने में रख लीजिए, पता नहीं कब 2.5 नंबर दे जाए। 2011 में अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई थी। 2011 में अमर्त्य सेन का एक पुस्तक बड़ा ही फेमस हुआ था। ये कौन सा है भाई, होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। और एक नोमाड लैंड करके पुस्तक भी पिक्चर भी आया था, जिसे ऑस्कर मिला था, है ना, नोमाड लैंड, है ना। तो लेकिन ये 2021 में नहीं, पहले आया था, है ना। तो ये जो है होम इन द वर्ल्ड जो है, ये आपका अमर्त्य सेन की पुस्तक है जो 2021 में आया। अमर्त्य सेन जो है भारत के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम आदमी बने। अगर आपसे कोई पूछे कि अभी तक कितने इंडियन को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो बताना है 2 आदमी को। एक तो आपका बैनर्जी साहब जो अपने पत्नी डुफ्लो एस्टर के साथ जीती थी, और एक आपका अमर्त्य सेन साहब है, जिसमें अमर्त्य सेन साहब पहला है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो जीव अपने, अच्छा नोबेल पुरस्कार की बात हुई तो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले सीवी रमन साहब 1923 में, और सबसे पहले भारत ही नहीं एशिया के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं 1913 में। इन्होंने गीतांजलि राइट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार किस देश की सरकार देते हैं, तो आप कहोगे जी सर स्वीडन की सरकार देते हैं, ठीक है। लेकिन नोबेल पुरस्कार में जो है 5 ब्रांच की पुरस्कार जो है स्वीडन की सरकार देती है, लेकिन एक ब्रांच की पुरस्कार जो शांति की पुरस्कार है ना भैया, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जो नॉर्वे के सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है, ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। बाद बाकी स्टॉकहोम यानी स्वीडन के जो है स्टॉकहोम में सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट क्या होता है, विस्फोटक होता है, ये आप तो जानते ही हैं। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये था नोबेल का कुछ। नोबेल का इतिहास 1901 से स्टार्ट होता है, पहले 5 क्षेत्र में, बाद में इकोनॉमिक्स को ऐड किया जाता है। 1968 में इकोनॉमिक्स में पहला पुरस्कार आता है। इस प्रकार 6 पुरस्कार हो गए, ठीक है। ये 6 कौन कौन से है, चिकित्सा, साहित्य, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इकोनॉमिक्स, साहित्य, आयोग शांति, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। जो जीव अपने भोजन के लिए खुद पर आश्रित हो या खुद ही भोजन बना लेता हो, इसे स्वपोषी कहते हैं। और जैसे आपने अमरबेल देखा होगा, अमरलत्ती गांव घर में जो है किसी भी पेड़ पे फेंक दीजिए तो पूरा जकड़ लेता है पेड़ को, ये क्या है, परजीवी है। तो इसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ऐसा ध्यान रखेंगे, है ना। परजीवी में आपका क्या आ जाएगा, ये तो पेड़ पौधे की बात यहाँ पे कर रहा है। परजीवी में जो आ जाएगा, ये आपका मच्छर भी परजीवी में आ जाएगा। जो आपके माथा में जू होता है, आपके नहीं हमारे भी होते हैं, सबके होते होंगे, दिल पे मत लेना भाई। जू जो होता है ना, जू माथे में ढील, गांव घर में इसे ढील बोलते हैं। तो ये भी परजीवी है, खून चूसता रहता है हमारा। अगला एक पूछा गया था कि जो कुचिपुड़ी डांस एकेडमी है ये किसने खोला है। देखिए जगह का नाम नहीं है, कुचिपुड़ी डांस एकेडमी इंडिया के अंदर कई जगह है ना, कई जगह है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर भी है कुचिपुड़ी डांस एकेडमी। तो इसके खोलने का श्रेय विजया प्रसाद को दिया जाता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ का कुचिपुड़ी डांस एकेडमी खोला था। बहरहाल कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। रेड्डी फैमिली जो है इनसे काफ़ी क्लोज है, मतलब इनके कैरेक्टर हैं।
साथ ही साथ वेदांतम सत्यनारायण भी जो है आपका कुचिपुड़ी का नृत्य है। दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, टुडे एग्जाम पे दिया जाएगा, तो पीडीएफ भी कलेक्ट करते जाए, अच्छे से पढ़िए, है ना। इसके अलावा पदार्थ की चौथा अवस्था आपसे पूछ दिया था, तो प्लाज्मा होता है जी, है ना। पदार्थ का चौथा अवस्था जो है प्लाज्मा होता है। पदार्थ की तीन मुख्यतः अवस्था होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस में उष्मा का गमन अगर आपसे पूछे कि भाई ठोस पदार्थ जो है किस विधि द्वारा उष्मा जो है इसके अंदर जो है प्रसारित होती है, तो आप बताना भैया चालन के द्वारा होता है, चालन, ठीक है। अगर द्रव और गैस के अंदर जो है उष्मा यानी ताप टेम्परेचर जो है कैसे चलती है, तो भैया बताना संवहन के द्वारा, ठीक है। ये दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, वीवीआई पॉइंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के दृष्टिकोण से। इसके अलावा दो वस्तुएं एक दूसरे से क्यों चिपक जाती है, ये आपका फर्श है, इस पे आपने एक लोटा रख दिया, तो ये लोटा जी आपका चिपक जाता है, तो ये क्यों चिपकता है, तो ये चिपकता है आपका आसंजक बल। क्या? आसंजक बल, ध्यान रखेंगे। और ससंजक बल भी होता है एक, ससंजक बल। तो ससंजक बल किसी एक ही पिंड के अंदर होता है, एक ही बॉडी के अंदर होता है। जैसे कोई आपने यहाँ पे गिलास बनाया, तो इसके अंदर जो आंतरिक रूप से बल लग रही है ये है ससंजक बल। और कोई वस्तु जो चिपकेगा, ये फर्श पे आप रखिए भीगा हुआ गिलास, उठाएंगे तो थोड़ा सा चिपक जाता है, ये असंजक बल के कारण ऐसा हो पाता है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है। कपूर इसके उदाहरण है और नेफ्थिलीन भी उसके उदाहरण है। नेफ्थिलीन की गोली बेसिन में रखते हैं ना, हाथ पैर जहां धोते हैं, कुछ दिन के बाद गोली गायब हो जाता है, तो ये कहाँ चला जाता है, उड़ जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। द्रव से ठोस बनने की जो प्रक्रिया है इसे संघनन कहा जाता है। संघनन को आप देहाती भाषा में डायरेक्ट जमना कह सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया संविधान का मौलिक अधिकार किस भाग में है। सब दिन इतनी ही चर्च करते आ रहा हूँ संविधान के बारे में। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति से कुछ इंपोर्टेंट्स आर्टिकल ही आपको देखना है और नीति से तत्व देखना है ना। तो ये भाग 3 में है जी, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। इसके अलावा जो हमें 6 प्रकार के जो है अभी राइट प्राप्त है, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार कब हटे थे, कैसे हटे थे, कहाँ हटा है, ये सब बता चुके हैं। तो 12 से 35 के बीच में जो है आपका ये वर्णित है मौलिक अधिकार। भाग 3 में रखा गया है राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है, ये 14 से 18 के बीच में है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में, इसमें भी कई पार्ट है। आप इंडिया में कहीं भी घूमिए, कहीं भी घर बनाइए, शांतिपूर्ण ढंग से भाषण कीजिए, सहकारी समिति का गठन कीजिए, ये सभी आपका 19 के अंदर है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, आपके धर्म में जो कुछ भी लिखा है उसको फॉलो करने के लिए स्वतंत्र हो। धार्मिक कार्य से बहुत हद तक टैक्स फ्री रहो, इस पे भी स्वतंत्र हो। इसके अलावा 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है जी। और आर्टिकल 32 जो है ये आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जो संविधान का आत्मा कहते भीमराव अंबेडकर साहब। और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर लेता है। रिट का स्पेलिंग W से होगा यहाँ पे, ये वाला रिट है ना, रिट जारी कर लेता है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आम आदमी 32 का प्रयोग करके ही, इसका नाम ही है संविधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब दवाई दारू यार, है ना। तो इसी का प्रयोग करके जो है सुप्रीम कोर्ट तक हम जा सकते हैं। अगर मेरी भी मौलिक अधिकार का हनन हो, आपका हो, तो आप भी जा सकते हो। एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हमेशा लेटर जो आप आवेदन दोगे ये ओनली इंग्लिश भाषा में वैलिड है, हिंदी में वैलिड नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो है ये निजता का अधिकार है, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। और ये आपका आपातकाल में भी नहीं बदलता, तो इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा 23-24 आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो 23 जो है बलात्श्रम पे रोक है या मानव तस्करी पे रोक है, 24 जो है बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम उनके बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। 2022 जून तक नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो जून 2022 की बात करें तो परमेश्वरम साहब होंगे। इसके बाद जो है आपका BVR, एक सेकेंड, बी नहीं, VVR सुब्रमण्यम साहब जो वर्तमान में बैठे हैं सीईओ के पोस्ट पे, ये बने हैं। तो यहाँ पे आपको जिन्होंने भी परमेश्वरम लगाया है वो राइट लगाया है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। स्थान लिया था जी योजना आयोग का। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जानते हैं आप, PM ही होता है। तो जब 15 में बने थे तो उस समय मोदी साहब ही सत्तारूढ़ थे, तो मोदी साहब ही प्रथम अध्यक्ष हुए। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी। और प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधुश्री खुल्लर जी। इसके अलावा नीति आयोग की सलाहकार मतलब नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो सलाहकारी संस्था है या असंवैधानिक, यहाँ पे गलत लिखा गया है, न्याय हो जाएगा, संवैधानिक लिख दोगे तो असंवैधानिक, है ना। असंवैधानिक यानी ये गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक, सलाहकारी संस्था बोल सकते हैं आप।
सलाहकारी संस्था बोल सकते हैं, परामर्शदात्री संस्था बोल सकते हैं, परामर्शदात्री संस्था बोल सकते हैं, लेकिन संवैधानिक नहीं बोलना। संवैधानिक बोलने के पीछे क्या रीजन है जी, कि जिसका जिक्र संविधान के अंदर हो वो संवैधानिक है, जैसे चुनाव आयोग संवैधानिक है ना, लेकिन नीति आयोग की कोई भी चर्च आपके संविधान में नहीं है, इसीलिए सलाहकारी संस्था है, परामर्शदात्री है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है ना, संवैधानिक नहीं है। इसके अलावा नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है कि भाई राज्यों के कल्याण में या हित में जो भी चीज होगा उसके विचार पे थिंकिंग करना और उसके प्रोसेस को जो है कल्याण के हेतु काम को प्रोसेस करना, काम करना, यानी राज्यों के हित में जो भी ऑप्शन आपको दिखे नीति आयोग का कार्य है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब है, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है जो आपका राजीव कुमार का स्थान लिया है, और सीईओ जो है ये आपका कौन है, BVR सुब्रमण्यम जो परमेश्वरम साहब का स्थान लिया। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए परमेश्वरम ही आंसर होंगे क्योंकि ये जून 2022 का पूछ रखा है। 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे पर्यटक सबसे ज्यादा आए? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ताजमहल हो जाएगा, डिपेंड अपॉन ऑप्शन करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है 2022 में ताजमहल में लोग पर्यटन स्थल गए। चूंकि मकबरा और ये सब बिल्डिंग का नाम ही दिया गया था, कोई स्टेट नहीं दिया गया था, इसलिए ताजमहल ही होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या था ऑप्शन। भारत 2022 में सबसे ज्यादा भारत में जो घूमा जाने वाला जगह है ये आपका ताजमहल ही है। ठीक है, दूसरा स्थान लाल किला का आ जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपका हॉकी खेल से पूछा गया था कि हॉकी खेल में किसी भी खिलाड़ी को एम्पायर येलो कार्ड दिखा के, ये पनिशमेंट वाला है ना, तो कितने मिनट तक निष्कासित कर सकता है। देखिए ये फिक्स बाउंड नहीं है कि 5 मिनट करेगा या 8 मिनट करेगा, ये है कि 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट के लिए बैन कर सकता है कौन, एम्पायर। तो ऐसे जो भी ऑप्शन होंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हॉकी खेल से आया प्रश्न, तो आगे शिफ्ट के लिए हॉकी की लंबाई जो होता है मैदान का 91.4 होता है और चौड़ाई जो होता है 54.8 होता है ना, 54.8 मीटर होता है। हॉकी मैच की अवधि पूछी जाती है 70 मिनट की होती है। आपसे पूछा जाता है कि हॉकी मैच के बीच में ब्रेक कितना दिया जाता है, तो 35 मिनट के बाद 5 मिनट या कहीं कहीं 10 मिनट का भी ब्रेक होता है, तो ये भी डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ठीक है, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है अगर आपसे पूछे तो 90 मिनट की होती है फुटबॉल मैच की अवधि। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो टोटल खिलाड़ी आपका जो है 11 होता है हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, कबड्डी में 7। इस प्रकार से आप खिलाड़ियों को भी याद रख सकते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। सब दिन चिल्ला चिल्ला के बताया कि ये पुत्री थी किसकी, इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने क्यों प्रसिद्ध है भाई सल्तनत काल में, तो टका चलाया है, जीतल चलाया है। पूछा जाता है टका जो सिक्का इल्तुतमिश चलाए किसके बने थे, अर्जेंटम के बने थे, चांदी के बने थे, और ये किसके बने थे, ये कॉपर के बने थे, तांबा के बने थे, जीतल। इल्तुतमिश ने क्या किसका गठन किया, चिहलगानी का गठन किया, तुर्कान ने चिहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश का। कब किया था? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। कैसे मरे थे? घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय मर गए थे, इनका जो है देहांत हो गया था। इसके अलावा अब आ जाते हैं पॉइंट पे। रजिया सुल्तान जो है ये गुलाम वंश की इल्तुतमिश की पुत्री है। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। ये कौन कौन है जी? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब सबके संस्थापक आपको जरूर याद होना चाहिए। गुलाम के कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खां जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, और लोधी का बहलोल लोधी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, माफ कीजिएगा, है ना। तो ये सभी के संस्थापक हो गए। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति जो है जी कब हुआ जी? 1526 में हुआ जी, है ना। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर साहब विजय हो गए और मुगल वंश की स्थापना हो गई और सल्तनत काल की समाप्ति हो गई, इब्राहिम लोधी की हार हो गई, है ना। पानीपत की प्रथम लड़ाई, 3 युद्ध होता है पानीपत की, 1526, 1556, 1761, तीनों बता रखे हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि विज्ञान के लिए समर्पित महादेश और महाद्वीप कौन सा है? देखिए विज्ञान के लिए जो समर्पित महादेश कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि सब आदमी विज्ञान वाला काम करता है, ऐसा कतई नहीं सोचना है। ये नेचर के हिसाब से होता है ना। तो ये जो है आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका को आप श्वेत महाद्वीप भी कह देते हैं कहीं कहीं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा।
सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप जो है ये एशिया है, जिसमें हम लोग रहते हैं, और सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है कि ऐसा कौन सा महादेश या महाद्वीप है जो खुद में देश भी है, तो आपका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और देश भी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्थिक और भी कई दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ महादेश है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट महाद्वीप अगर आपसे पूछे तो अफ्रीका को ही बताना। अफ्रीका दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है एशिया के बाद, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में दोस्तों कोई भी ज्वालामुखी का नामो निशान नहीं है। उसी प्रकार से यूरोप महादेश द्वीप में जो है कोई भी रेगिस्तान नहीं है, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना होगा, है ना। इसके अलावा आप महाद्वीप की क्रम तो लगभग जानते ही हैं। यहाँ पे एशिया है तो यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अमेरिका का दोनों पार्ट है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ये तो आप मैप से समझते ही होंगे, तो कहना ही क्या, है ना। इसके अलावा अगला है कि चंद्रगुप्त वन जो है कौन सी उपाधि धारण की थी। पार्टी लिखा है यहाँ पे, बताइए बीजेपी में थे क्या ये, है ना। उपाधि भैया, उपाधि, उपाधियों का अंत कितने में भैया, 18 में, है ना। उपाधि लिखना चाहिए तो पार्टी लिख गया है। चंद्रगुप्त वन जो है उपाधि धारण किए थे आपका महाराजा धीराज का, या फिर ये डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन से गुप्त शासक जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए हैं, तो आंसर था चंद्रगुप्त, है ना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है भैया, श्री गुप्ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है और यही ओरिजिनल विक्रमादित्य है। आपने विक्रम बेताल करके एक आता था सीरीज अरुण गोविल का, मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। तो विक्रमादित्य कई हुए, लेकिन वो ओरिजिनल विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इसके अलावा इसी काल में फहियान भारत आया था विक्रमादित्य के काल में, ये तो आप जानते ही हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था, श्री गुप्त प्रथम है। और इसको मतलब ध्वस्त कौन किया था, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं बता दिया हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। इसके अलावा मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य है। किसको हरा के किए थे, तो धनानंद को हराए थे। धनानंद, नंद से स्पष्ट है कि नंद वंश के शासक थे। और ये किसके प्रयास से किए थे, तो विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त कौन है भाई, तो चाणक्य है, कौटिल्य है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के अभिभावक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, ये सभी विष्णुगुप्त के ही नाम है। इन्होंने एक किताब भी लिखा है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त का पुस्तक है, जो राजनीतिक विज्ञान पे आधारित है ना, और मौर्य वंश के इतिहास को दर्शाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक सेकेंड, अगला जो प्रश्न देखने को मिला था ये है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की बात करी गई है, तो 2023 में ही करी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, है ना। इसके अलावा गगनयान जो है, गगनयान भी एक आ रहा है इसरो की, जो है काफी किफायती जो है स्कीम है। ये मानव सहित योजना होगा। अभी तक जो है मानव रहित हुआ करता था, मानव सहित एक प्रोग्राम है गगनयान, ये भी इसरो लॉन्च करेंगे। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में आया था, चंद्रयान 2 जो है ये 2019 में आया था, आई होप, है ना। थोड़ा इसका इस भी देख लीजिएगा, चंद्रयान 2 का 2019 में ही आया था, 22 जुलाई 2019 को आया था मेरे हिसाब से। इसके अलावा जो आपका 2019 में चंद्रयान 2 आया था 22 जुलाई को शायद, है ना। इसके अलावा इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ है। तो ये सभी बात, अच्छा, इसरो के जो इससे पूर्व में अध्यक्ष के सिवन, इसे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। चलिए मिलेंगे फिर से।